यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यूनिट्स क्या है, यूनिट्स के बारे में, और डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है ये डिस्कस किया है हम लोगों ने। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे मेजरमेंट्स के बारे में, जिसमें जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आज के टाइम में यूज किए जा रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उसके बारे में ही बेसिकली हम लोग को डिस्कस करना है। तो पहले हम लोग समझेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या तरीका लगाते हैं। फिर डिस्कस करना है हम लोग को मेजरमेंट ऑफ मास, और आखिरी में मेजरमेंट ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखें कि डिस्टेंस या लेंथ कहिए कैसे मेजर किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, इसको डायरेक्ट मेथड कहें या साधारण मेथड कहें, तो उसमें कोई भी डिस्टेंस मेजर करने के लिए जनरली हम लोग मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। मीटर स्केल क्या है? ये स्ट्रिप हो सकता है जिसमें सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में मार्किंग किया हुआ रहता है, या एक लंबा सा स्ट्रिप हो सकता है जिससे आप लैंड का एक छोटा मोटा हिस्सा मेजर करते हैं। तो इस तरह का एक मीटर स्केल हम लोग यूज कर सकते हैं। ये जनरली हम लोग सेंटीमीटर से लेकर के 100, 150, 200 मीटर तक के लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अप टू 100 मीटर्स कह सकते हैं हम लोग। अगर लेंथ बहुत छोटा है तो वैसे केस में हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये करीब 1 मिलीमीटर तक के लेंथ को भी मेजर कर सकता है। और अगर छोटा साइज है किसी का पार्टिकल का, तो हम लोग स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग 0.01 मिलीमीटर तक के लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इन सारे तरीका जो भी ये यहाँ पे तरीका यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग डायरेक्ट मेथड कह रहे हैं, और इससे 0.00001 मीटर से लेकर के 100 मीटर तक के लेंथ को आसानी से मेजर कर पाते हैं। पर हमारा मेजरमेंट जो है इसी लिमिट तक सीमित नहीं है। हम लोग बहुत छोटा से छोटा पार्टिकल्स का साइज हो, इवन एटॉमिक और न्यूक्लियर साइज को भी आज मेजर कर सकते हैं और अप्रॉक्सीमेट लेंथ बता सकते हैं। वही नहीं, सन से मून तक की जो दूरी है वो भी मेजर करके बताई जा सकती है। तो बड़ा से बड़ा लेंथ और छोटा से छोटा लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, पर उसके लिए ये जो मेथड है वो काफ़ी नहीं होगा। तो जो लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं लार्ज डिस्टेंसेज आर मेजर्ड यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। उसी तरह जो छोटा डिस्टेंस होगा, जो स्मॉल डिस्टेंसेज है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पर बहुत छोटा साइज जब हो तो हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेंथ या साइज को मेजर करते हैं। यहाँ पे जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, वो हम लोग को अभी हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं करना है। पर इसमें बेसिक चीज़ जान लीजिए। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थियरी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह पे इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाई स्पीड पे, तो वो भी वेव के जैसा बिहेव करता है। ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में समझेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या है, और पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करके एक लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, जिसको हम लोग पैरेलैक्स मेथड से देखेंगे। इस लार्ज डिस्टेंस में हम लोग पहले समझते हैं कि अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो भी हम लोग अप्रॉक्सीमेट क्या होना चाहिए ये आज के समय में जानते हैं। तो उसको मेजर कैसे किया जाता होगा, या पहली बार जब मेजर किया गया होगा तो किस तरह से किया गया होगा, ये समझेंगे। ये मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि अर्थ है, इसी के सामने कुछ डिस्टेंस पे मून है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से मून का जो डिस्टेंस है ये r, इसी को हम लोग को मेजर करना है। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पैरेलैक्स मेथड क्या है।
पैरेलैक्स मेथड या जो पैरेलैक्स फेनोमेना है इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये ट्राई योर सेल्फ जैसा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि दो स्ट्रेट लाइन चाहिए, पैरेलल लाइंस। जैसे आप एक पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके सामने जो दीवार है या जो वॉल आपको दिख रहा है उस पर एक लाइन बना लीजिए, या जो अगर उस पर पहले से कोई लाइन बना हुआ है उसी लाइन के सिधाई में इस पेन या पेंसिल को आप रखिए और नोज को उसके स्ट्रेट सीधा में रख करके दोनों को मिला लीजिए। दोनों जब एक लाइन में दिखाई देने लगे उसके बाद आप एक आंख को बंद करिए। एक आंख को जैसे ही बंद करते हैं तो ये जो पेंसिल है आपके सामने वाले लाइन से इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप राइट आई से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और सेम प्रोसेस को आप रिपीट कीजिए। आप राइट आंख को बंद करके लेफ्ट से देखिए तो ये जो लाइन है अपने सामने वाले लाइन से जब लेफ्ट से देखेंगे तो इधर राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन नहीं ले पा रहे हैं दोनों खास डिस्टेंस पे, तो एक काम आप और कर सकते हैं। इसको नाक के ठीक सिधाई में रखिए और एक आंख को बंद करके अपने नोज को ही देखिए। जैसे ये आंख बंद करेंगे तो ये नोज जो है इस तरफ चला जाएगा, और इस आंख को बंद करके देखेंगे तो ये नोज जो है इस पेन के दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा है इसी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में करते हैं, और साथ साथ कुछ ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करेंगे। उसको यहाँ समझा जा सकता है। कैसे समझेंगे? यहाँ लेफ्ट और राइट आई जो है अर्थ का ये दो एंड पॉइंट है, उसी को हम लोग मान ले रहे हैं। और अलग अलग पॉइंट से हम लोग मून को ऑब्जर्व करते हैं और साथ साथ मून के ही पैरेलल कुछ दूर कोई दूसरा स्टार है उसको भी देखते हैं। यहाँ से अगर आप देखते हैं मून को तो ये लाइन इधर है, और किसी स्टार को देख रहे हैं तो वो उसकी लाइन इधर से जा रही है। इसके बीच एक एंगल है थीटा, या इसको θ1 कह लेते हैं। फिर ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यहाँ से मून को देखेंगे। इससे अब जब आप देखेंगे तो मून आपको ये लाइन इधर दिखाई देगी, और ये दोनों जो लाइन है वो दूर के किसी स्टार तक जा रहा है। जब स्टार बहुत दूर होगा तो ये लाइन और ये बीच वाली लाइन तीनों आपस में पैरेलल दिखेंगे। यहाँ से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग मान ले रहे हैं कि ये θ2 है। मोस्ट ऑफ द केस में θ1 θ2 बराबर होगा। अब यहाँ पे ये एंगल ये θ1 है तो इधर का एंगल भी θ1 होगा, और ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये θ2 होगा। अब एक जो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया गया है उसको समझना है। हम लोग कह रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइंस जो है वो किसी दूर के स्टार को देखते हैं तब मिल रहा है। तो ये दूर के स्टार को देखने पे लाइन पैरेलल क्यों हो जाता है इसको आसानी से समझा जा सकता है। इसको यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस मून को देखना है। ठीक है, यहाँ से जब मून को देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखेगा, और मून के ही ठीक पीछे, इसके ठीक पीछे कहीं स्टार है बहुत दूरी पे। उस स्टार को जब आप देखेंगे तो यहाँ से एक लाइन लानी होगी ऐसे, और यहाँ से भी एक लाइन लेके आएंगे। इधर मान लीजिए कहीं स्टार है, तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जितना दूर जाएगा, इसको और दूर लेकर के जाते तो ये लाइन और थोड़ा सा पैरेलल हो जाता है। ये लाइन जो है थोड़ा सा और पैरेलल होता है, और ये वाला लाइन भी और पैरेलल होगा, तब दूर जाके कहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट जितना दूर होगा उतना ये दोनों लाइन जो है पैरेलल दिखने लगेगा, या आप कह सकते हैं यहाँ का जो एंगल उतना छोटा होता जाएगा। तो मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से उसके कंपैरिजन में किसी स्टार का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये दोनों लाइन्स जो है वो आपको उतना पैरेलल दिखेगा। इसको और पीछे ले लिए तो ये लाइन ना दिख करके आपको ये दोनों लाइन दिखेगा, और इसको हम ऐसे काट ले यहाँ से, तो ये दोनों लाइनें जो है वो बिल्कुल पैरेलल दिख रहा है, जो ये सेंट्रल लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे इसी फिगर को दिखाया गया है। ये जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है, थोड़ा सा झुका हुआ एक दूसरे की तरफ, जो बहुत दूर जाके कहीं मिलेगा। लेकिन ये जो
डिस्टेंस इतना बड़ा है और ये एंगल इतना छोटा कि इसको हम लोग पैरेलल मान सकते हैं। तो वैसे केस में हम लोग ये लाइन से θ1 और θ2 एंगल मेजर कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, कोई टेलीस्कोप लगाइए, टेलीस्कोप को आप एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में रखेंगे तब आप स्टार को देख पाएंगे, और टेलीस्कोप को थोड़ा सा एंगल से जब घुमाएंगे तब आप मून को देख पाएंगे। तो ये टेलीस्कोप में जो एंगल चेंज हुआ वही एंगल θ1 है। यहाँ से आप स्टार को देखने की कोशिश करेंगे, दूर के किसी स्टार को, तो इस एंगल पे इसको रखना होगा, और जब मून को देखेंगे तो एंगल थोड़ा चेंज करना होगा। अब ये जो एंगल है वो भी बहुत छोटा है। छोटा कितना है, इवन 1 डिग्री जो एंगल होता है उससे भी छोटा है। ये जनरली मिनट्स में होता है। 1 मिनट एंगल जो है 1 डिग्री का 1/60th पार्ट है। मतलब 1 डिग्री को 60 से डिवाइड करेंगे तो जो स्मॉल हिस्सा मिलेगा वो छोटा सा एंगल 1 मिनट्स कहलाता है। तो ये जनरली मिनट्स में होता है। तो ये एंगल बहुत छोटा है। θ1 θ2 छोटा है तो ये दोनों एंगल भी छोटा होगा, और इन दोनों का जो सम है उसको हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ पे एंगल थीटा जो है θ1 प्लस θ2 के बराबर है। ये एंगल भी बहुत छोटा है। अब छोटे एंगल के साथ क्या करते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये कोई आर्क है, यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एंगल जितना छोटा होगा ये आर्क लेंथ जो है उतना फ्लैट दिखने लगेगा, और इसको मिलाने वाली जो लाइन है और ये जो आर्क है वाली लाइन है वो दोनों लगभग बराबर हो जाएगा। तो वैसे केस में आप देखिए ये एंगल बहुत छोटा है, और ये जो डिस्टेंस है d ये आर्क लेंथ के बराबर है, हम लोग मान ले रहे हैं। और एंगल के डेफिनेशन को आप जानते होंगे, थीटा को अगर रेडियन में मेजर करें, डिग्री में ना करें, इसकी वैल्यू रेडियन में रखें, तो ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई आर के बराबर होता है। पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था कि प्लेन एंगल जो है वो रेडियन में जब उसको मेजर करते हैं, उसका जो एसआई यूनिट है रेडियन, उसमें मेजर करते हैं तो ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस के बराबर होता है। तो इसको हम लोग रेडियन में मेजर कर सकते हैं, ये हो जाएगा आर्क लेंथ बाई रेडियस के बराबर। आर्क लेंथ कितना है, अर्थ के डायमीटर डिवाइडेड बाई ये जो डिस्टेंस है वो मून का डिस्टेंस है अर्थ से। तो अगर हम थीटा मेजर कर पाते हैं और डायमीटर पता है अर्थ का, तो आर की वैल्यू आसानी से बताई जा सकती है। ये जो डिस्टेंस है जो हम लोग मेजर करना चाह रहे थे वो थीटा डिवाइडेड बाई डी डिवाइडेड बाई थीटा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या किया, ये पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करके θ1 और θ2 पता किए, और उसके बाद ज्योमेट्री के एक बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जहां हमको थीटा मालूम हो गया है वहां और डायमीटर मालूम है, वहीं पे अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्टेंसेस, जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है उसको ट्रिगोनोमेट्री के मदद से और पैरेलैक्स मेथड से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं कि अगर डिस्टेंस बहुत छोटा होगा तब उसको कैसे मेजर करेंगे। आप लोग यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड क्या है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो छोटा डिस्टेंस में, बहुत छोटा डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए तो हम लोग को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। पर थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं या लेंथ बढ़ा लेते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं जिसका साइज रिलेटिवली बाकी मॉलिक्यूल से बहुत बड़ा है। देखिए इसमें 17 कार्बन, 32 हाइड्रोजन, फिर एक और कार्बन है, यानी 18 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 33 हाइड्रोजन है। इतना मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा होगा। इसको हम लोग इसके साइज को कैसे एस्टिमेट करते हैं उसका एक बेसिक तरीका जिसको आप जनरली लैब में परफॉर्म कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। इसको स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे। ओलिक एसिड क्या है? ओलिक एसिड इज ए सोपी लिक्विड विद ए लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। ये एक सोपी लिक्विड है जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा है। ये हम लोग को बेसिक जानकारी है। फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट टू एस्टिमेट द साइज ऑफ ओलिक एसिड। जो स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना है उसको हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझेंगे अब कि क्या क्या करें ताकि आप इस छोटे से मॉलिक्यूल का साइज भी एस्टिमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली क्या साइज होगा। एग्जैक्ट तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, पर अप्रॉक्सीमेशन में हम लोग बता सकते हैं कि क्या साइज होना चाहिए। पहले क्या करना है, डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
oleic acid in alcohol to make a solution of 20 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब होता है, या सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। 1 ml oleic एसिड को अल्कोहल में डिजॉल्व करके 20 ml का सॉल्यूशन बनाना है। 20 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 20 ml का सॉल्यूशन बनाना है। जब इसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे तो पहले ये 1 ml था, अब इसका कंसंट्रेशन कहेंगे तो ये 1/20 हो गया, यानी 1 ml इन 20 ml। ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो ऑयलिक एसिड को हम लोग थोड़ा सा डाइल्यूट किए। पहले ऑयलिक एसिड था कंसंट्रेटेड फॉर्म में या प्योर फॉर्म में, उसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं अल्कोहल में, तो वो अल्कोहल में पूरी तरह फैल गया। उसके बाद फर्दर क्या करते हैं कि इसका 1 ml और हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे फिर 1 ml लेते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब जिसको कह रहे हैं ऑफ दी सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट इट टू 20 सेंटीमीटर क्यूब यूजिंग अल्कोहल। फिर इसमें अल्कोहल मिला करके इसको बनाना है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब, या आप इसको 20 ml कह सकते हैं। 20 ml का सॉल्यूशन फर्दर बना लिए, तो इसका जो कंसंट्रेशन था 1/20, उसको और 20 टाइम डाइल्यूट कर दिए, तो इसका कंसंट्रेशन 1/20 डिवाइडेड बाई 20 या 1/20 इंटू 20 कहते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन 1/400 हो गया। कंसंट्रेशन क्या हो गया, 1/400। कहने का मतलब है कि अगर 400 ml अल्कोहल का सॉल्यूशन है तो उसमें 1 ml ऑयलिक एसिड होगा। 1/400 के रेशियो में इसको मिलाया गया है। अब आप के मन में एक सवाल हो सकता है कि यहाँ पे हम लोग 2 स्टेप क्यों इस्तेमाल किए, कि 1 ml पहले 20 ml में का सॉल्यूशन बनाया 1 ml लेकर के अल्कोहल के साथ, फिर उसमें से एक सैंपल निकाले और फिर इसको 20 ml में डिजॉल्व किए। क्या हम लोग डायरेक्ट 400 ml अल्कोहल में इसको मिला देते 1 ml ऑयलिक एसिड को, तो एक ही बार में ये सॉल्यूशन तैयार हो जाता है? ऐसा कर सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। पर एक सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको अल्कोहल का जो सॉल्यूशन लेना पड़ेगा वो करीब 399 ml लेना होगा। अल्कोहल लेंगे, उसमें 1 ml ऑयलिक एसिड मिलाएंगे, तो सॉल्यूशन तैयार हुआ हमारा 400 ml और कंसंट्रेशन 1/400 का है। और हमको तो चाहिए बहुत छोटा सा अमाउंट। इतना 400 ml अल्कोहल, प्योर अल्कोहल की क्या ज़रूरत है। जो इस स्टेप में हम लोग आगे बढ़े, इसमें कहाँ क्या किए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 19 ml अल्कोहल यहाँ पे इस्तेमाल किया, फिर फर्दर 19 ml अल्कोहल इस्तेमाल किए, यानी कुल मिला करके 38 ml अल्कोहल इस्तेमाल किए और सॉल्यूशन इसी कंसंट्रेशन का बना। तो इस प्रोसेस में अगर हम लोग जाते हैं तो हमको बहुत कम अल्कोहल का इस्तेमाल करके उसको ज़्यादा डाइल्यूट किया, मतलब एक बार डाइल्यूट कर लिया, उस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को फिर इस्तेमाल किए, तो उसको और फर्दर डाइल्यूट करने के लिए हम लोग को बड़ा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ा। अगर एक ही बार में डाइल्यूट करना होता है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसको और ज़्यादा स्टेप्स में करेंगे तो हम कम से कम अल्कोहल में भी ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन जितना नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे उतना एरर होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए इसमें 2 स्टेप ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। हम ये दोनों स्टेप का एक ही मतलब है कि ऑयलिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है। अगला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंकल सम लिकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन लार्ज ट्रफ। एक बड़ा सा ट्रफ लीजिए, उसमें वाटर रखे हैं, वाटर के सरफेस पे लिकोपोडियम पाउडर का छिड़काव करते हैं। उससे क्या होता है कि जो सरफेस का सरफेस टेंशन है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, उसमें कोई भी चीज़ आसानी से सिंक नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कह रहे पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन बन गया है, अब इसका कुछ ड्रॉप्स जो है वो लिक्विड सरफेस पे गिराना है। जो लिक्विड सरफेस है उस पर कुछ ड्रॉप्स इसका गिराते हैं। द ऑयलिक एसिड ड्रॉप स्प्रेड्स इनटू ए थिन लार्ज एंड रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन द वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे एक थीन फिल्म बन जाता है, और ये भी माना जा रहा है कि जो थीन फिल्म बना है उसमें जो थिकनेस है वो मॉलिक्यूल के साइज के बराबर का है। बिल्कुल इतना ज़्यादा पतला थीन एरिया में या थीन लेयर में वो फैल जा रहा है कहेंगे। अब हमारे पास क्या है कि जो ऑयलिक एसिड हम लोगों ने डाला
वो उसको हम लोग मान रहे हैं कि लगभग सर्कुलर एरिया में फैल रहा है। ये जो ऑयलिक एसिड है वो कह रहे हैं कि रफली सर्कुलर फिल्म बना रहा है, ये एक सर्कुलर फिल्म बना रहा है और एक बड़े एरिया में फैल गया। तो इस थिन फिल्म को हम लोग माइक्रोस्कोप से देख करके इसका डायमीटर बना लेंगे, पता कर लेंगे। इसमें बहुत छोटा ड्रॉप डालना है, जो फैल रहा है वो भी बहुत बड़ा ना हो, उसको देखने के लिए हम लोग पूरा एक्यूरेसी के साथ देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके इसका डायमीटर मेजर कर लेंगे। डायमीटर क्या है ये मेजर कर लेंगे, उससे हम लोग को एरिया मिल जाएगा। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर मिल गया मतलब आर की वैल्यू मिल गया, उससे एरिया मिल जाएगा रफली। अब ये जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो गया, ये सर्कुलर शेप है, उसका कुछ सर्टेन थिकनेस होगा, ऐसा ही होगा। इसका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो कैसे लेते हैं, एरिया इंटू थिकनेस करते हैं वॉल्यूम के लिए। एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम के बराबर होगा। अब जो ड्रॉपर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ड्रॉपर का वॉल में एक ड्रॉप जो निकलता है लिक्विड, उसका वॉल्यूम क्या होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। इसका बड़ा आसान मेथड है, हर ड्रॉप का वॉल्यूम हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। जो उसमें होल है, ओपनिंग है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो ड्रॉप में अगर हमको पता है कि उसमें टोटल n ड्रॉप्स मिला है, तो n टाइम्स वॉल्यूम हम लोग नीचे लिक्विड का ड्रॉप किए। तो क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट इट्स एरिया। हम लोग पहले जो डायमीटर है वो मेजर कर लिए, जिससे एरिया मिल जाएगा यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। अब क्या करना है, हमारे पास एरिया मिल चुका है, इससे थिकनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज वी हैव ड्रॉप्ड n ड्रॉप्स ऑफ ऑयलिक एसिड, सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम v सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। तो v सेंटीमीटर क्यूब का n ड्रॉप्स ड्रॉप करते हैं, तो टोटल जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है n इंटू v हो गया। ये हमारा नेट वॉल्यूम हो गया। पर इस सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड, जैसे सॉल्यूशन का एक लेयर बना, उसमें ऑयलिक एसिड का भी एक लेयर होगा, ठीक है। ऑयलिक एसिड का जो लेयर होगा वो इस लेयर के थिकनेस से और पतला होगा। इसमें ज़्यादातर तो अल्कोहल है, ऑयलिक एसिड और कम है। तो हम लोग जो वॉल्यूम है ऑयलिक एसिड का, इस ये जो सर्कुलर ऐसे डिस्क बना हमारा, लेयर जो बना लिक्विड का, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है वो ऑयलिक एसिड नहीं है, इसमें अल्कोहल का बड़ा पार्ट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका एकदम थीन सा पार्ट, एक थीन सा पार्ट जो है वो ऑयलिक एसिड का है। तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना से, सॉल्यूशन को कितना डाइल्यूट किए थे, 20 इंटू 20, यानी कि 1/400 डाइल्यूशन है। तो जो वॉल्यूम है उसको 400 से डिवाइड करेंगे, तब आपको ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम मिलेगा। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, ये टोटल वॉल्यूम है n इंटू वी, इसको हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, तब ये वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड मिला। अब ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम मिल गया, तो इसको a इंटू थिकनेस से लिखेंगे। एरिया तो पता है, एरिया तो बराबर होगा सॉल्यूशन में, चाहे ऑयलिक एसिड का लीजिए या पूरे सॉल्यूशन का लीजिए, एरिया बराबर होगा, सब एक साथ फैला है। एरिया बराबर है इंटू थिकनेस। थिकनेस यहाँ अगर वॉल्यूम हम लोग ऑयलिक एसिड का रखेंगे तो थिकनेस भी ऑयलिक एसिड का ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप लेट द एरिया स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज ए मान लेते हैं एरिया है, ऑफ दिस थिकनेस टी, जिसका थिकनेस टी है, ऑफ मॉलिकुलर साइज। और ये जो थिकनेस है वो एक मॉलिक्यूल के साइज के बराबर होगा, ये हम लोग मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल ही डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का इस्तेमाल किए हैं, तो उसमें एक से ज़्यादा लेयर बनने का अब चांसेस नहीं है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द फिल्म ऑफ ऑयलिक एसिड, ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम आया है उसका डिवाइड कर देंगे एरिया से, एरिया से इसको डिवाइड करेंगे तो सीधे थिकनेस मिल जाएगा। तो जो वॉल्यूम है n इंटू वी डिवाइडेड बाई 400, उसको एरिया से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से हम लोग को थिकनेस मिल जाएगा, और इस थिकनेस के बारे में कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड थिकनेस कम्स आउट टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 9 मीटर। ये जो है वो 10 टू द पावर -9 मीटर के ऑर्डर में आएगा। ये 2.5 या 2.34 या 1.35 ऐसे कुछ होगा, इंटू 10 टू द पावर -9 होगा, यानी
नैनोमीटर के रेंज में होगा, विच गिव्स द डायमीटर ऑफ द ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल्स। और यही थिकनेस जो है ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स का डायमीटर भी बताएगा, ये हम लोग मान लेते हैं। तो एक रफ आइडिया हम लोग को मिल गया कि मॉलिक्यूल का साइज क्या होगा। उसको डायरेक्ट हम लोग किसी मीटर स्केल से नहीं मेजर कर रहे हैं, कुछ ऐसा टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके मदद से हम लोग उसके थिकनेस को कैलकुलेट कर पा रहे हैं और उससे हम लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं, गेस कर पा रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल का साइज क्या होना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा डिस्टेंस हो या बहुत छोटा डिस्टेंस हो, दोनों को मेजर किया जा सकता है कुछ टेक्निक्स के मदद से। और साथ साथ हम लोग ये भी देखें यहाँ पे कि टेक्नोलॉजी में जितना एडवांसमेंट होता जा रहा है, जैसे शुरू में ही टेलीस्कोप हमारे पास नहीं था, तब हम इतने दूर के डिस्टेंस को मेजर करने का सोच भी नहीं सकते थे। तो जब हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आया, फिर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आया। तो ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया, हम लोग वैसे वैसे जितना छोटा से छोटा डिस्टेंस है उसको भी मेजर कर पा रहे हैं, और जो बड़ा से बड़ा डिस्टेंस है उसको भी आज के समय में हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल हम लोग करेंगे मेजरमेंट ऑफ मास के लिए भी। उसके पहले हम लोग समझते हैं रेंज ऑफ लेंथ। जो हम लोग अपना जो आज का टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हमारी क्षमता है लेंथ मेजर करने की, वो कहाँ से कहाँ तक का है, ये यहाँ पे हम लोग समझेंगे। और हम लोग अभी तक किस रेंज में लेंथ को समझ पाए हैं। जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते जाएगी, हम लोग बड़े से बड़े सिस्टम को भी मेजर कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, और छोटा से छोटा सिस्टम को भी समझ पाएंगे। तो जो रेंज है लेंथ का, वो क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम एटॉमिक साइज, जो कि 10⁻⁻14 है लगभग, वहां से टू द एक्सटेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दैट इज 10⁻26। यानी कि छोटा से छोटा डिस्टेंस जो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर में होगा, और बड़ा से बड़ा डिस्टेंस जो 10⁻26 के ऑर्डर में है। और ये बड़ा डिस्टेंस क्या है? जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी जहां तक हम लोग यूनिवर्स को देख पा रहे हैं वहां तक का मेजरमेंट 10⁻26 मीटर तक का है। या जो हमारा मैक्सिमम एक्सटेंट है, या जो हमारा एक्सटेंट है लार्जेस्ट डिस्टेंस को मेजर करने का, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा यूनिवर्स का साइज है, या जो लेंथ हम लोग यूनिवर्स का मेजर कर पाते हैं, वो 10⁻26 तक का है। अब बड़ा से बड़ा डिस्टेंस या छोटा छोटा जो डिस्टेंस है उसको मीटर में ही कहना थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एसआई प्रीफिक्स या कुछ अलग यूनिट्स यहाँ पे बनाते हैं। एसआई प्रीफिक्स में हम लोग 10⁻⁻15, 10⁻⁹, 10⁻12 के लिए देखे थे क्या यूज करना है। तो उसी तरह हम लोग जब 10⁻⁻15 के ऑर्डर में कोई लेंथ मेजर करते हैं तो उसको फर्मी मीटर कहते हैं। 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। और अगर 10⁻⁻10 के ऑर्डर में मेजर करना है तो उसको एंगस्ट्रम कहते हैं। इसको जनरली ए से लिखते हैं, ए के ऊपर इस तरह से सर्कल लगाते हैं। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होगा। इस तरह से हम लोग छोटा सा लेंथ अगर मेजर करना है तो उसको एंगस्ट्रम में या फर्मी में करते हैं। और लार्ज डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो हम लोग यूनिट यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है। या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1.5 अप्रोक्सीमेशन में इंटू 10⁻11 मीटर जो लेंथ मेजर करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह देते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसके बराबर है। तो जो मून का डिस्टेंस, स्टार्स का डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, दूर के कोई स्टार्स का डिस्टेंस, तो उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही मेजर करते हैं। या फिर हम लोग लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। 1 लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को नहीं रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। 1 लाइट ईयर जो है इसका मतलब होता है कि एक साल में एक लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। इसका जो स्पीड है 299 ऐसे करके एक बड़ा सा वैल्यू है, पर अप्रोक्सीमेशन में आप अगर इसको लेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड है। वो एक साल में जितना दूरी तय करेगा। एक साल में कितना दूरी तय करेगा पहले देखते हैं। एक साल में कितना सेकेंड होता है? 365 दिन है इंटू 24 आवर
365 इंटू 24 आवर्स हो गया एक साल में। इतने आवर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स मिल जाएगा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड मिल जाएगा। ये जो सेकेंड है, एक साल में जितना सेकेंड होता है उतने सेकेंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर लाइट ट्रैवल करता है तो कितना दूरी तय कर लेगा। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है। पर हम लोग जब बहुत सारे यूनिवर्स में ऐसे भी स्टार्स हैं जिसको हम लोग उस जिसका डिस्टेंस हम लोग गेस करना चाहते हैं, तो वहाँ से जो लाइट आ रहा है वो लाइट कितने साल पहले वहाँ से निकला है, ये अगर हम लोग मेजर कर ले तो उससे डिस्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो एक लाइट ईयर कितने डिस्टेंस के बराबर है? 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर, इस रेंज में होता है। तो लाइट ईयर में भी हम लोग मेजर करते हैं। यही नहीं, अगर डिस्टेंस और ज़्यादा बड़ा है तो एक और यूनिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पार्सेक। ये पार्सेक जो है वो 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर है। यानी एक लाइट ईयर का जो डिस्टेंस है उससे भी 3 गुना से ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस अगर है तो वहाँ लाइट ईयर ना इस्तेमाल करके हम लोग पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग गैलेक्सी का साइज, यूनिवर्स का साइज पता करने में इस यूनिट का मदद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस मेजर करने का हमारा रेंज है वो बहुत बड़ा है। यानी सबसे छोटा से छोटा लेंथ भी मेजर कर पा रहे हैं आज के समय में, और बड़ा से बड़ा डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं हम लोग। मेजरमेंट ऑफ मास। अब देखते हैं हम लोग कि मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। पहला तरीका है यूजिंग कॉमन बैलेंस मेथड, कह सकते हैं। कॉमन बैलेंस जैसे आप 1 kg का, 2 kg का, 10 kg का, 1 क्विंटल का बटखरा रख लीजिए, उस मास बैलेंस से वेट करके हम लोग बता लेते हैं कि 1 kg है, 1.5 kg है, 250 है, कितना है, ये आसानी से बताया जा सकता है। तो एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इसी रेंज में होगा ऐसा हो नहीं सकता है। आज हम लोग को छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट का भी मास पता करना होता है, एटम का मास पता करना है, मॉलिक्यूल का मास पता करना है, तो आप ये बैलेंस मेथड से नहीं पता कर पाएंगे। इसी तरह बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए अर्थ का मास पता करना हो या मून का मास पता करना हो, तब आप इस कॉमन मेथड से उसके मास को नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे ये देखते हैं। लार्ज मास के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड में हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ फोर्स मेजर करके मास पता कर लेंगे। जैसे आप जानते हैं F = होता है G(m1m2/r²). ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1m2/r² होता है। अब आप समझ लीजिए ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 1 kg का लिए हैं और इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है? यानी हम लोग यहाँ पे ये जो फोर्स इसको बता सकते हैं, और ये मान लीजिए 1 kg का है, और ये जो दूसरा वाला मास है m2, यहाँ पे m1 मान लेते हैं कि 1 kg ले लिए हैं, और m2 जो है, हटाइए, m2 जो है वो मास ऑफ अर्थ है जो नहीं पता है। और ये जो डिस्टेंस है, ये अगर अर्थ सरफेस पे आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा अर्थ के रेडियस के बराबर होगा करीब करीब। तो अर्थ का रेडियस हमको अगर मालूम हो पहले से, ये पता है कि क्या है, और g की वैल्यू स्टैंडर्ड है, आप लोग जानते भी होंगे, 6.67 इंटू 10⁻11, ये g का वैल्यू है। g का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू हो पहले से हम लोग को पता है, f की वैल्यू पता है, r पता है, m1 हमको पता है, तो m2 मिल जाएगा। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल मेथड से हम लोग पता कर सकते हैं। और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मून का डिस्टेंस हमको पता है और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी को सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है, तो उस पर फोर्स कितना लग रहा है ये हम आसानी से पता कर सकते हैं। और जब फोर्स मिल गया, अर्थ का मास मिल गया, तो मून का मास भी मिल जाएगा। इसी तरह सन का मास और अदर प्लैनेट्स का मास भी पता किया जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल मेथड से की मदद से, यानी ग्रेविटी का जो फार्मूला है उसकी मदद से और कुछ मैथमेटिक्स के मदद से हम लोग बड़े से बड़े मास को भी मेजर कर सकते हैं। अब अगर बहुत छोटा मास मेजर करना हो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मास स्पेक्ट्रो, जिससे हम लोग
मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है और स्पेक्ट्रोमीटर क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इससे हम लोग एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मेजर कर सकते हैं। अब इस टेक्निक को समझने के लिए थोड़ा और आपको नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ लिया है और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट पता है तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। और अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय दीजिए, जब हम लोग 12th क्लास के सिलेबस में पहुंचेंगे तो वहाँ आपको बताएंगे कि मैग्नेटिज्म के मदद से आप मास मेजर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जनरली इसको ऐसे जान लीजिए, कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल सीधा ना चल के किसी सर्कुलर पाथ में घूम जाता है, और जब ये सर्कुलर पाथ में घूम जाएगा, इसका वेलोसिटी पता है v और इस पर फोर्स पता है, इसकी वेलोसिटी v है, इसका रेडियस पता चल जाता है। रेडियस जो है mv के प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी पता है तो यहाँ से मास भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसका इस्तेमाल करके छोटा से छोटा पार्टिकल का मास भी मेजर कर सकते हैं। ये अभी आप पार्किंग में रखिए इसको, जब 12th का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो मैं इसको जरूर बताऊंगा कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसको कहते हैं उसके मदद से छोटे पार्टिकल्स का मास कैसे मेजर कर सकते हैं। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी हैं 12th क्लास में, तो वहाँ और अच्छे से आप समझ जाएंगे। अब छोटा मास जब हम लोग मेजर करते हैं तो उसको केजी में लिखना बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। 1 केजी 2 केजी तो होगा नहीं, ग्राम में भी नहीं होगा, बहुत मिलीग्राम में से भी बहुत छोटा है। तो उसके लिए हम लोग एक अलग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसमें 1U, इसको U से लिखते हैं यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट को। पहले AMU लिखते थे, अब उसको शॉर्टकट में U लिखते हैं। तो 1U यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होगा। बहुत छोटा सा वैल्यू है। अब 1U 2U 3U 2.5U ऐसे ही कुछ मास मिलेगा पार्टिकल्स का, तो हम लोग इससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। ऐसे 1U का जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यूनिफाइड मास का, वो है 1 यूनिफाइड मास जो होता है वो 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 एटम। एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12 हिस्सा जो होगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। ये बेसिक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। 1U क्या है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? कार्बन का ही एक आइसोटोप है। कार्बन के हर एक एटम का मास बराबर नहीं है। कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं, C12, C13, C14। ये याद रखिएगा। C12 में मास नंबर जो है या इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या जो है 12 होगा। C13 में न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या 13 हो जाता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में बढ़ाते जाएंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को, वैसे वैसे उसका मास भी बढ़ेगा। तो हर एटम का मास बराबर नहीं होता, इसलिए सभी एटम के बारे में नहीं कह रहे, कार्बन का हर एटम नहीं है, कार्बन 12 एटम की बात कह रहे हैं, उसका 1/12 पार्ट 1 एटॉमिक यूनिट कहलाता है। अब देखते हैं मास जो हम लोग मेजर कर रहे हैं उसका रेंज क्या है, कितना छोटा से छोटा मास हो सकता है और बड़ा से बड़ा क्या हो सकता है। तो सबसे कम मास जो हम लोग मेजर कर पाते हैं वो इलेक्ट्रॉन का है, वो है 10⁻30 के ऑर्डर में, केजी में अगर मेजर करते हैं तो ये करीब करीब इसको हम लोग मानते हैं 9.31 इंटू 10⁻31 kg। तो जो 9.31 ले रहे हैं वो करीब करीब 10 के बराबर, तो 10 इंटू 10⁻30 का मतलब हो गया 9.31 इंटू 10⁻31 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 10⁻30 के आसपास के रेंज का है। तो ये हम लोग सबसे छोटा से छोटा मास ले रहे हैं। उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा भारी होता है, ये 1000 से ज़्यादा गुना से ज़्यादा भारी होता है, तो ये 10⁻27 kg के ऑर्डर में आता है।
उसी तरह रेड ब्लड सेल, जिसको आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप लोग जानते होंगे, ब्लड में पाया जाता है। तो ये जो रेड ब्लड सेल है उसका मास भी बहुत छोटा है, वो कितना है 10⁻13 kg के ऑर्डर में। उसी तरह डस्ट पार्टिकल का मास हो गया ये 10⁻9 के ऑर्डर में होगा। रेन ड्रॉप 10⁻6 के ऑर्डर में है। मॉस्किटो जो है उसका मास 10⁻5 के ऑर्डर में है। ग्रैप 10⁻3 यानी अभी आ गया आपका केजी से ग्राम में। ह्यूमन बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 100 kg के आसपास है, तो इसको 10⁻2 ले रहे हैं। और ह्यूमन बॉडी से बड़ा है ऑटोमोबाइल का वेट। यहाँ से जब हम लोग मेजरमेंट शुरू करते हैं, ये मेजरमेंट इसको आप जनरल मेथड से चाहे तो कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट यहाँ तक वेट मेजर कर सकते हैं, पर इसके आगे मून का मास बहुत बड़ा है, 10⁻23 के ऑर्डर में है। सन, मिल्क वे गैलेक्सी हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम और हमारे जैसे कुछ और सोलर सिस्टम मिलके बना रहे हैं, वो एक गैलेक्सी का मास है। ऐसे कई गैलेक्सी मिलकर के यूनिवर्स को बनाते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी उसमें जितने भी सोलर सिस्टम या प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, सबका टोटल मास अगर देखा जाए तो ये 10⁻41 के ऑर्डर में आता है। और जिस यूनिवर्स को हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का जो टोटल मास होगा वो 10⁻55 के ऑर्डर का है। जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका टोटल मास जो है 10⁻55 के ऑर्डर का है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रेंज जो है मास का, उसको हम लोग आज के समय में मेजर कर सकते हैं या मास को एस्टिमेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम को मेजर करने का क्या तरीका है। तो टाइम जो है, बहुत छोटा टाइम जब मेजर करना होता है तो सेकंड परफेक्ट यूनिट है। सेकंड का भी बहुत फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर करने के लिए या उसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एटॉमिक क्लॉक या सीजीएस एटम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सीजीएम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक। मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पे टाइम को मेजर करना है तो बहुत छोटा से छोटा ड्यूरेशन भी हो सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है, और बड़ा समय भी है। एक आदमी का एवरेज लाइफ पता करना हो, यूनिवर्स का में बहुत सारी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं जो बहुत सालों बाद होता है, तो उसका टाइम, या हम लोग अर्थ का जो लाइफ है वो एस्टिमेटेड लाइफ कैलकुलेट करते हैं, सन का जो एस्टिमेटेड लाइफ है, पूरे सोलर सिस्टम का जो लाइफ है, ऐसे करते हुए हम लोग यूनिवर्स का जो अप्रॉक्सीमेट लाइफ है वहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं आज के समय में। ये जो बहुत छोटा से छोटा समय है और बड़ा से बड़ा जो टाइम है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं और उसका क्या रेंज होगा ये हम लोग समझे। टाइम का जो स्टैंडर्ड तरीका है मेजर करने का वो सीजीएम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक है। सीजीएम क्लॉक और एटॉमिक क्लॉक क्या है, जैसे 1 सेकेंड का डेफिनेशन ही था 91923663170 cycles of radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of CGM atom। जो CGM atom है उसके ग्राउंड स्टेट में ही कह रहे हैं कि हाइपरफाइंस जो एनर्जी लेवल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। आप लोग 9th क्लास के सिलेबस में भी पढ़े होंगे साउंड वेव के बारे में। तो उसमें वेव को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें ये डिस्टर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है किसी पॉइंट पे, ये डिस्टर्बेंस है, फिर कुछ समय बाद वही सेम डिस्टर्बेंस आएगा, या डिस्प्लेसमेंट कहीं तो हाई है, फिर धीरे धीरे लो हुआ, नेगेटिव हुआ, फिर यहाँ पे पहुँच गया। तो ये जो वेरिएशन है ये यहाँ से यहाँ तक आने में फिर से ये सब कुछ वैसे ही रिपीट होने लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जब डिस्टर्बेंस एक राउंड करके आ जाता है या कोई नॉर्मल ऑसिलेशन के कारण ये वेव जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है वो एक पोजीशन से नीचे आया फिर वापस उसी पोजीशन पे चला गया, तो इसको एक टाइम पीरियड कहते हैं, या इसको एक ऑसिलेशन या एक साइकिल कहते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है रेडिएशन का वो बहुत छोटा है, इसका इतना हिस्सा लेते हैं, एक टाइम पीरियड एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है, ये मिलियन से भी बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये बिलियंस में है, 9 बिलियन 1
2 मिलियंस एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 631,770। इतना साइकिल्स अगर कंप्लीट करता है, इतना ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है ये रेडिएशन, तब वो 1 सेकेंड कहलाता है। तो आप 1 सेकेंड का बहुत छोटा हिस्सा, बहुत फ्रैक्शनल हिस्सा भी इससे मेजर कर सकते हैं। अब बड़ा से बड़ा टाइम जब मेजर करना होगा तो हम लोग रोटेशन ऑफ अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। सन को एक बार रोटेट करने में जो समय लगता है वो करीब 24 घंटे के बराबर है, और 24 घंटे में आप देखेंगे 86400 सेकेंड होगा, यानी ये 86,400 सेकेंड में एक रोटेशन अर्थ करता है। उसको हम लोग 1 डे कह लेते हैं, तो फिर डे में हम लोग मेजर करते हैं। उसी तरह मंथ में, ईयर में टाइम को मेजर करते हैं। तो जब टाइम बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग मंथ, ईयर में मेजर करने लगते हैं, और छोटा होता है, छोटा से छोटा टाइम को हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये टाइम मेजर करने का तरीका है। टाइम का रेंज देख लीजिए, बहुत बड़ा जो टाइम है वो 10⁻17 सेकेंड है। इतने समय, इस समय को हम लोग यूनिवर्स का लाइफ मानते हैं। जो शुरू हुआ यूनिवर्स जब से और जब तक ये चलेगा, वो टोटल टाइम जो है 10⁻17 सेकेंड तक का ही है। ये देखने में नंबर छोटा लगता है, पर 10 पे आप 17 जीरो बैठा लीजिए, फिर काउंट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि नंबर कितना बड़ा है। फिर टाइम सिंस डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट, अर्थ से डायनासोर जब से गायब हुए हैं वो समय अंतराल कितना हो गया अब तक, 10⁻15 सेकेंड। और एज ऑफ इजिप्टियन पिरामिड्स ये 10⁻11 सेकेंड के ऑर्डर में है। एवरेज ह्यूमन लाइफ ये 10⁻9 सेकेंड है। तो जो ह्यूमन लाइफ है उससे आप देखेंगे 10,000 साल या 10,000 गुना ज़्यादा समय पुराना है इजिप्टियन पिरामिड्स। 10,000 में आप सोच लीजिए कि 1000 पीढ़ी से भी ज़्यादा हो चुका है पिरामिड्स को बने। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, एक पास के स्टार से अर्थ तक आने में लाइट को जो समय लगता है वो एवरेज, उसको हम लोग मानते हैं 10⁸ सेकेंड के आसपास है। रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ 10�7 सेकेंड के ऑर्डर में है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून, इसको आप सेकेंड को चाहे तो आवर्स और डे में कन्वर्ट करके देख सकते हैं तो और ज़्यादा अप्रोप्रिएट पता चलेगा, पर हम लोग सेकेंड में ही देखते हैं। जो ऐसा यूनिट है उसी में रेंज पता चले कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग टाइम को आज के समय में मेजर कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 10⁴ के ऑर्डर में है। टाइम ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम द सन टू अर्थ, सन से अर्थ तक पहुंचने में लाइट को समय 100 सेकेंड के आसपास लगता है, यानी 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम दी मून टू अर्थ, मून से अर्थ तक पहुंचने में उसको 1 सेकेंड का समय लगता है। टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, जो हार्ट बीट है वो 1 मिनट में 72 के आसपास है, तो करीब करीब पर सेकेंड 1 बीट आपको महसूस होगा। तो ये 1 मिनट के आसपास का टाइम लगता है हार्ट बीट को। ब्लिंक ऑफ आई एंड आई को ब्लिंक करने में उससे भी कम समय लगता है, यानी 0.1 सेकेंड में आई ब्लिंक कर जाता है। उसी तरह है पीरियड ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का जो टाइम पीरियड है वो 10⁻³ के ऑर्डर में है। उसी तरह रेडियो वेव का टाइम पीरियड और छोटा होगा, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ते जाता है किसी वेव का, उसका टाइम पीरियड कम होता जाता है। लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, एटम का एक्साइटेड स्टेट क्या है, आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि इस तरह से अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। इलेक्ट्रॉन को जब लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में ले जाते हैं तो ये ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रहता, फिर ये वापस जंप करके अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो जितना देर तक वो एक्साइटेड रह सकता है वो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो है 10⁻⁸ के ऑर्डर में। ये ड्यूरेशन आपका 10⁻⁸ के ऑर्डर में है। पीरियड ऑफ लाइट वेव, कोई लाइट वेव जो है वो कितने, उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इधर तो हम लोग साउंड वेव की बात कर रहे थे, रेडियो वेव की बात कर रहे थे। लाइट के का जो एवरेज टाइम पीरियड है वो है 10⁻⁻15 के ऑर्डर में। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन, एटॉमिक वाइब्रेशन जो हो रहा है उसका पीरियड भी लाइट का जो वाइब्रेशन का पीरियड है उसी पीरियड में होता है 10⁻15 के ऑर्डर में। पीरियड ऑफ एक्सरे,
एक्सरे का जो टाइम पीरियड है वो और छोटा होगा, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है, तो वो 10⁻⁻19 है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस ए न्यूक्लियर डिस्टेंस, एक न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, उस डिस्टेंस को, टाइम को क्रॉस करने, लाइट को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, वो 10⁻⁻22 सेकेंड के ऑर्डर में है। उसी तरह लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल्स, जो अनस्टेबल पार्टिकल है वो कितने देर तक रह सकता है। अनस्टेबल पार्टिकल जो है, हम लोग कहते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स आप देखे हैं उसमें जनरली 80 या 82 के बाद के एटॉमिक नंबर के जो भी एटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, और कुछ एटम तो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब वो फट से टूट के उसका न्यूक्लियाई चेंज होकर के दूसरा एटम बना लेता है। तो जो हाईली अनस्टेबल एटम है उसको आप ज़्यादा देर तक उस स्टेट में नहीं रख सकते, वो किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोसेस में बनता है और फिर तुरंत टूट के दूसरा या किसी से जुड़ करके दूसरा एटम बना लेता है। तो कितने देर तक के लिए रह सकता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है, या अनस्टेबल जो पार्टिकल है, वो है 10⁻24 सेकेंड के ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं कि समय बहुत छोटा से छोटा टाइम जो है उसको भी हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, और जो बहुत बड़ा टाइम है उसको भी आज के समय में एस्टिमेट किया जा सकता है। ये टाइम अंतराल बहुत बड़ा है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो मेजरमेंट का मेथड है वो हम लोगों ने देखा कि एक जैसा नहीं है, इसमें जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है, हमारा मेजरमेंट का जो स्कोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसलिए ही था कि आप जो साइंस पढ़ रहे हैं उसका जो स्कोप है, उसका जो रेंज है, उसको आप समझ पाए। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि साइंस को बहुत गहराई में पढ़ा जा सकता है, और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे रिसर्च करना बाकी है, खोज करना बाकी है, या जो हमारा लिमिट है, स्पैन है, उसको और एक्सटेंड किया जा सकता है और बढ़ाया जा सकता है। और अगर बढ़ाना होगा तो उसके लिए और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। आपके लाइक से हमारा हौसला और बढ़ता है, और साथ साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से धन्यवाद।